नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का न्यूज पोस्ट उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का संभल और फिरोजाबाद का दौरा है। आज मुजाहिदपुर में करेंगे जनसभा, यानी कि उत्तर प्रदेश का मोर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला हुआ है और जहां आज वो फिरोजाबाद और संभल में दौरा करेंगे। गांव मुजाहिदपुर में करेंगे जनसभा, कैला देवी धाम में सीएम की रैली, जसराना में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे जनसभा। और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, गांव मुजाहिदपुर में करेंगे जनसभा, कैला देवी धाम में सीएम योगी की रैली है, जसराना में जनसभा में करेंगे जनसभा और बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे जनसभा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह भी चुनावी दौरे पर हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में संभल और फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, उनकी सभाएं और रैली है। जहां मुजाहिदपुर गांव में और कैला देवी धाम में सीएम की रैली। यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस में जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके एक करीबी केएल शर्मा को, यानी कि किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा गया। अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन भरेंगे। रायबरेली गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों ने कई दशकों तक इन सीटों पर अपना प्रतिनिधित्व किया है। 1952 से 57 तक फिरोज गांधी इस सीट पर सांसद रहे और उसके बाद लगातार गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ा और यहां से जीते भी। यहां से केवल एक बार जनता दल और एक बार बीजेपी का खाता खुला, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाए हुए है। यानी कि कांग्रेस के लिए अभी तक ये सीट सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब चुनावी मैदान में राहुल गांधी होंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और रायबरेली कांग्रेस का पारंपरिक सीट भी है और गढ़ भी है। 52 से 57 तक फिरोज गांधी वहां से सदस्य रहे, लोकसभा पहुंचे और उसके बाद से लगातार कांग्रेस वहां से चुनाव जीतती रही। सिर्फ एक बार जनता पार्टी और एक बार बीजेपी रही। इस बार का समीकरण क्या अक्षत? बिल्कुल, देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि रायबरेली और अमेठी जो है उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस का एक पारंपरिक गढ़ मानी गई है, पारंपरिक सीट है और एक कांग्रेस का गढ़ है। हमेशा से ही गांधी परिवार से ही अमेठी और रायबरेली से जो भी प्रत्याशी उतरता था वो लोकसभा पहुंचता था। जबकि जो कि आपको बता दूं कि जो अमेठी और रायबरेली की जनता है उसने हमेशा से कांग्रेस को अपना सपोर्ट और अपना प्यार जनता ने दिया है। शायद इसीलिए जब अमेठी से सोनिया गांधी ने जब चुनाव लड़ने से इनकार किया था, क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब रहती है, तो उसके बाद उन्होंने जब अमेठी से चुनाव लड़ने से अपना इनकार किया था, उसके बाद उन्होंने अमेठी की जनता को एक मार्मिक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें अमेठी की जनता का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया था और धन्यवाद दिया था कि अमेठी की जनता ने जिस तरह से लगातार गांधी परिवार को हमेशा से जीत दिलाई अमेठी से, उसका उन्होंने आभार व्यक्त उस चिट्ठी में किया था। उसके बाद सोनिया गांधी अपना राज्यसभा की वो सांसद हो गई। अब लेकिन जिस
तरह से वहां से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है, रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट दिया गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस को एक शाख बचाने के लिए अपने वहां प्रत्याशी राहुल गांधी को फिर से उतारा गया है। क्योंकि देखिए एक प्रतिष्ठा भी किसी पार्टी की दांव पे तब लग जाती है जब वो अपने खेमे की सीट, अपना गढ़ को जब वो खोती नजर आती है। तो यही अब कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को लगातार अमेठी और रायबरेली से जनता का सहयोग और जनता का समर्थन मिला है, वो कहीं ना कहीं अब देखिए टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है उससे लंबे समय से वो दशकों से बाहर है। उसके बाद जिस तरह से अमेठी और रायबरेली की सीट से कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरा है, फिर सीट हाथ से निकली है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है ये कि पार्टी को अपनी शाख बचाने। सवाल ये है कि केएल शर्मा जो है बड़े करीबी और विश्वसनीय माने जाते हैं कांग्रेस के, राजीव गांधी के बड़े करीबी रहे, उनकी मौत के बाद और रिश्ते बड़े गाढ़े हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वो अक्सर दोनों सीटों का कार्यभार संभालते रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियों को देखते रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस को ये पता है कि अमेठी सीट का कांग्रेस को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे में केएल शर्मा को वहां से चुनावी मैदान में उतारना क्या बलि का बकरा बनाने जैसा है? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो केएल शर्मा की छवि थी वो सांसद प्रतिनिधि के तौर पर थी, उनको जनता सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जानती थी। क्योंकि जब यहाँ पे क्या कहते हैं रायबरेली से जब सांसद नहीं रहती थी यहाँ पे, तब उसके बाद सारा कारभार केएल शर्मा देखते थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से उनका एक जुड़ाव है, क्योंकि जनता उनको कांग्रेस के नेता के तौर पर उनको पहचानती है, रायबरेली की जनता उनको नेता के तौर पर जानती, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय से सांसद प्रतिनिधि के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो उसको लेकर के रायबरेली की जनता तो उन्हें जानती, लेकिन अमेठी की जनता उन्हें अभी उतने अच्छे तरह से नहीं जानती है केएल शर्मा को, ना तो वो क्योंकि नेता के रूप में उन्हें जानती है, ना कि उन्हें सांसद प्रतिनिधि के तौर पे जानती है। अब क्योंकि वहां से बीजेपी की जो सांसद है, बीजेपी की बड़ी नेता स्मृति ईरानी, वो क्योंकि वहां से अमेठी से सांसद है और इस बार फिर से उन पे बीजेपी ने अपना विश्वास जताया, अमेठी से उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कांग्रेस है उसने खाना पूर्ति करने के लिए केएल शर्मा को अपने वहां से अमेठी से टिकट दिया है। इनकी जगह केएल शर्मा की जगह अगर प्रियंका गांधी को टिकट मिला होता, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार बार बार कह रहे थे, शीर्ष नेतृत्व से पदाधिकारी बार बार शीर्ष नेतृत्व को इस बात की जो है चिंता जाहिर कर रहे थे कि अगर अमेठी सीट से प्रियंका गांधी को टिकट मिला होता या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो शायद स्मृति ईरानी के लिए कड़ी टक्कर के तौर पर देखा जाता। बिल्कुल अक्षत, ऐसे में एक सवाल यह भी कि अगर अमेठी के चुनाव को समझने की थोड़ा सा कोशिश की जाए तो यूं कहा जाए कि राहुल गांधी ने इस बार दिल की नहीं दिमाग की सुनी है और इसीलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर एक बार फिर से स्मृति ईरानी के हाथों हारे तो बड़ी किरकिरी हो सकती है और पार्टी का मनोबल टूट सकता है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी किस तरह से वो अमेठी से चुनाव लड़े थे, साथ ही उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, अपना पर्चा भरा था, जिसके बाद स्मृति ईरानी के सामने उनको एक करारी हार का सामना करना पड़ा था और वो वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीते थे और वहां से लोकसभा पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए राहुल गांधी को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि अगर वो फिर से स्मृति ईरानी के सामने अगर उतरते हैं या अमेठी से वो चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्हें करारी हार का अगर सामना करना पड़ा तो इससे जो सबसे बड़ा जो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूपी कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखिए यूपी कांग्रेस एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो अब एकदम निचले स्तर पे चली गई है, अन्य पार्टियों के मुकाबले एकदम खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि ना तो पार्टी में कोई बड़ा नेता बचा है, ना पार्टी में यूपी में कोई बड़ा चेहरा बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो यूपी कांग्रेस पे पड़ता, उसके बाद जो सीधी चोट पहुंचती वो दिल्ली में पहुंचती। तो राहुल गांधी ने शायद इस बार दिमाग से सोचा है और उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का अपना मन बनाया और रायबरेली से वो चुनाव लड़े, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। शायद पार्टी का दबाव भी रहा होगा राहुल गांधी के ऊपर कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर आज नामांकन की आखिरी दिन है, फिर कोई प्रत्याशी एकदम से कैसे उतार सकते हैं, उसमें भी एक बड़ी चुनौती रहती। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर हो सकता है कि एक दिल्ली से दबाव रहा हो, फिर उन्होंने अपने दिल की हटा करके दिमाग की सुनी हो, इसलिए उन्होंने आज राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरेंगे 12:30 बजे करीब, आज वो कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन भरेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अक्षत, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है।
बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। राजकिशोर सिंह, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव के करीबी राजकिशोर सिंह पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं। राजकिशोर सिंह, क्षेत्रीय वोटर्स पर रहता है राजकिशोर सिंह का प्रभाव। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अक्षत, एक तरफ लोकसभा चुनाव और ऐसे में दल बदल की राजनीति भी चल रही है, और अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर राजकिशोर सिंह बीजेपी में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका लोकसभा चुनाव से पहले जरूर दिया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर बात करें तो राजकिशोर सिंह क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं, साथ ही लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं। अब एकदम से इतने बड़े नेता का अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना, जाहिर सी बात है कि ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका। क्योंकि अभी जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि हमने जिसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है उसी ने हमको आंख दिखाई है। ये बात फिलहाल उन्होंने भले ही पल्लवी पटेल के लिए कही हो, जो कि तो अपना दल की जो अपना दल पार्टी की अध्यक्ष भी है, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी की सीट से वो और उनके पति दोनों ही विधायक थे। तो कहीं उसके बाद उन्होंने जब असदुद्दीन ओवैसी से अपनी पार्टी का गठबंधन किया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने बात कही थी। तो उसी क्रम में आज फिर से राजकिशोर सिंह ने, देखिए आज राजकिशोर सिंह ने बृहस्पतिवार को जो है बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली। क्योंकि बीजेपी के आपको बता दूं राजकिशोर सिंह हरैया से जो सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद वो जब सपा सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। एकदम से उन्होंने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा लोकसभा चुनाव से एकदम ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के लिए एक करारी चोट के तौर पर आएगा। क्योंकि आपको बता दूं राजकिशोर सिंह की जो पकड़ है वो हरैया में उनकी जो ठाकुर लॉबी है, जो क्षत्रिय समाज है, उसमें उनकी काफी मजबूत पकड़ मानी गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका तौर पे देखने को मिला है ये। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी से क्षत्रिय और राजपूत नाराज चल रहे हैं, तो क्या राजकिशोर सिंह के बीजेपी में आ जाने से कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बस्ती से देखिए राजकिशोर सिंह आते हैं, बस्ती की हरैया सीट से आते हैं। वहां से देखिए 3 बार विधायक वो चुन के आए हैं। ऐसा माना जाता है कि बस्ती में जो है उनकी काफी मजबूत पकड़ है। जो क्षत्रिय समाज है, जो ठाकुर है, उसमें उनकी काफी मजबूत लॉबी मानी जाती है, काफी मजबूत उनकी पकड़ है। इसीलिए वो समाजवादी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और लगातार 3 बार से वहां के विधायक भी रहे हैं। राजकिशोर सिंह के साथ जो उनके भाई हैं वो भी पूर्व राज्य मंत्री का उनके पास भी दर्जा था, ब्रजकिशोर सिंह। तो देखिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो दोनों ही नेताओं के बीजेपी में आने के बाद समाजवादी पार्टी को एक झटका तो लगा है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मजबूती देखने को जरूर मिली है। बिल्कुल, साथ ही अगर इस तरह से चुनाव से जस्ट पहले आते हैं और जिस तरह का पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी के लिए समीकरण क्या बनेगा अब, और कहां कहां राजकिशोर के आ जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? अक्षत, बिल्कुल, देखिए कि राजकिशोर सिंह अब पंचायती राज मंत्री से समाजवादी पार्टी में, और पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता के तौर पे उनकी छवि है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता के तौर पे उनको जाना जाता है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में ठाकुर जो वोटर हैं वो काफी बड़ी संख्या में है। उसके बाद मुस्लिम्स है, उसके बाद एसटी है। तो अगर जातिगत समीकरण के अनुसार हम देखें, जातिगत समीकरण के तहत अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की जो मुलायम सिंह की बहू थी वो भी किस तरह से बीजेपी में शामिल हुई। उसके बाद जो बीजेपी उसके बाद कई बड़े नेता जो कि मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, मुलायम सिंह के जाने के बाद जिस तरह से पार्टी में उथल पुथल मची, क्योंकि उनको वो पहले जैसा सम्मान और इज्जत नहीं मिल पाई, क्योंकि शिवपाल यादव भी पार्टी से अलग हो गए। तो उसके बाद जो बड़े नेता थे, जो मुलायम सिंह के साथ के थे, मुलायम सिंह के करीबी नेता थे, उनका लगातार पार्टी को छोड़ करके जाना बना हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, करीब में होता है, उसके बाद किसी बड़े नेता का, क्योंकि राजकिशोर सिंह 3 बार के विधायक हैं,
समाजवादी सरकार में पंचायत मंत्री थे। देखिए, पंचायती विभाग एक बड़ा मंत्रालय है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो छवि है वो पूर्वांचल में काफी दबंग है, छवि है उनकी जो अपनी जो वोटर्स है, जो ठाकुर वोटर्स है, उसमें उनकी काफी मजबूत पकड़ है। तो समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका तो मिला ही है, लेकिन बीजेपी को अगर जातिगत राजनीति के तहत देखें तो बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अक्षत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए वे रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिरसा ने कहा कि पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी और सीट छोड़कर भाग गए, अब वायनाड से छोड़कर भाग रहे हैं। सिरसा ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हालात ऐसे बन गए कि अमेठी जो गांधी परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा। इसके लिए पंजाब से केएल शर्मा को लाया गया। आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। सिरसा ने कहा कि इस बार राहुल गांधी को रायबरेली से भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे, हार का मुंह उनको। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे, हार का मुंह उनको। चुनाव में मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। 5वें चरण की सीटों पर तैयारियों की समीक्षा की गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव में मतदान बढ़ाने पर हुआ मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। 5वें चरण की सीटों पर तैयारियों की समीक्षा की गई। बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों को दिया गया मंत्र। मतदान से पहले 2 से 3 बार लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया। घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी पहुंचाने की बात हुई। एबीसी और डी श्रेणी घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी बताएं। भाजपा यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता एबीसी और डी श्रेणी में चिन्हित बूथों पर बनाई गई रणनीति। अगर प्रथम चरण के चुनाव को देखें और द्वितीय चरण के चुनाव को देखें तो दोनों ही चरणों में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा। यानी कि अगर दोनों चरणों पर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 55 से लेकर 60% के बीच में वो आंकड़ा रह जाता है। 57 कुछ और फिर बाद में 58 कुछ के आसपास वो आंकड़ा रहता है। यानी कि मतदान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेहद ही खराब प्रदर्शन ये रहा और इसी को लेकर चिंता यह है कि आखिर इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। आगरा के गोकुलपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान पथराव, फायरिंग और आगजनी हुई। इस दौरान एक महिला घायल हो गई। वहीं विवाद की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया।
संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है और इस दौरान रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोडवेज और एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चे 2 महिलाएं तत्काल मृत्यु कर गए। 2 हमने मरीज को गंभीर हालत देख के उनका उपचार करके जेएनएमसी अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया और उनको परिजन को। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में जनसभा की। इस दौरान दर्शक जान जोखिम में डालकर 30 फीट टेंट के पाइप पर लटके हुए नजर आए। ऐसी अव्यवस्थाओं को देखने के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। यह मामला बदायूं के ARTO ऑफिस के निकट आयोजित जनसभा का है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब इन तस्वीरों को देखिएगा कि अखिलेश यादव की बदायूं में जनसभा और उस जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या यूं कहे कि जो दर्शक हैं वो किस तरह से तंबू के पाइपों पर चढ़कर कोई अपना फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है और कोई अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने की कोशिश उसी दूरी से कर रहा है। ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है कि अगर ऐसे में कोई भी इन पाइपों से नीचे गिर जाए तो क्या होगा। आखिर उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में चूक किसकी हुई, कहां पर खामियां हुई, यह सवाल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMP नेटवर्क। नमस्कार।